उत्तर प्रदेश जीके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज इसका ये अंतिम अध्याय है जो कि यूपी की जनगणना है। तो अब देखिए, ये अध्याय पढ़ने से पहले आपके दिमाग में हमेशा से एक बात होनी चाहिए कि जनगणना जो एक रिपोर्ट है हर 10 साल पे जारी होती है। हर 10 साल पर भारत की जनगणना की रिपोर्ट जारी होती है। तो भाई जब ये एक रिपोर्ट है, इसमें सिर्फ आंकड़े होंगे, बस वो आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करता है आप इन आंकड़ों को कितना समझते हैं। सबसे ज्यादा वही समझेगा जो कि सबसे ज्यादा यूपी को गहनता से पढ़ा होगा। अभी तक हम पूरे उत्तर प्रदेश को, नदी हो, जनजाति हो, गांव, शहर, मतलब तमाम तरीके से जितने भी अध्याय पढ़ाए हैं ओवरऑल यदि आप देखेंगे सबको बखूबी पढ़े होंगे और ये आप एकदम एक नए अनुभव के साथ तैयार होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही आसान रहेगा। क्योंकि आंकड़ों को जो है ना, जैसे होता है कि हम लिखवा दिए तो लिखवाने के साथ में आपको पुरानी चीजें याद दिलाएंगे और प्लस में जैसे कि कहां पर क्या चीजें हो सकती हैं, ताकि जो विकल्प या ऑप्शन में 4 ठो आते हैं आप वहां पर विकल्पों को अपने आप आसान कर दें। एक सोचने का तरीका जो है ना वो हम आपको देंगे, ठीक है ना। समझिएगा, जनगणना भाई ये तो आपको पता है कि 2011 में आई थी। जनगणना कब आई थी? 2011 में। अब प्रश्न ये आता है कि 2011 में जनगणना के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले थे? आप कहेंगे 71 जिले। पता नहीं आपको पता है या नहीं है, वो अलग बात है। ओवरऑल उस समय 71 जिले थे। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न जो है हम जानबूझकर छोड़े हैं, वो जो है जानबूझकर के छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से 3 प्रकार के स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। एक वो होंगे जो आन के मन ले जैसे मत ऐसे शुरू कर दिए। दूसरा का वो होंगे जो पढ़ तो रहे होंगे मगर कोनो एनर्जी नहीं होगी, लगे होंगे चलो तो क्लास देख लिए तो नहीं दर्द से पढ़ लिए। और तीसरा का वो होंगे जो एक सपने को लेकर के पढ़ रहे होंगे, मतलब एकदम तत्परता से कि कोई चीज अगर हम चैलेंज यहाँ पर उन्हें कोई वर्क दे दिए तो वो तुरंत उसे खोजें, चाहे जैसे भी उस टॉपिक को तुरंत कंप्लीट करें। क्या है भाई, 2011 में हमारे जो है जिले हैं 71 थे, तो 4 नए जिले कौन बढ़े, कब बढ़े? जो 4 नए जिले हैं वो 4 बढ़े भी हैं और उनके नाम बदले भी गए हैं। क्या चीज है? पहला तो 4 जिलों का जो है गठन हुआ है, पहला गठन हुआ है, फिर कहेंगे प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर, अंबेडकर नगर, ऐसे कर करके है। आप चारों जिलों का नाम और प्लस उनकी स्थापना ये खुद से खोजिए और खोज करके कमेंट में बताइए, ठीक है ना, कि ये 4 जिलों का गठन कब हुआ, उनका पहले नाम क्या था, अब बाद में 2012 में या उसके बाद कब बदला गया नाम। जैसे आज अमेठी है, अमेठी का पहले नाम क्या था। आज मान लीजिए आपका जो है भदोही है, भदोही का पहले नाम क्या था। इन सब चीजों को अभी आप खोजेंगे और उन्हें क्लियर करेंगे। तहसील उस समय कितनी थी? आज जो हमारी 350 से अधिक तहसील है। 10 सालों में परिवर्तन ये हुआ है कि आज तहसील लगभग कितनी है? आप कहेंगे 351 के आसपास है। और 2011 में तहसील कितनी थी? 312 थी। अब आप अनुमान लगा लिए कि लगभग 39 तहसीलें जो है पिछले 10 साल में बढ़ चुकी हैं। तो ये जो डाटा है ना, कभी कभी दे देता, जानते कैसे प्रश्न बनाएगा? तो देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें थी। एक प्रश्न अलग से ये हो गया, आप कहेंगे 312 थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? आप कहेंगे 351 है। ये जो डाटा है, प्रश्न जैसे मतलब एग्जामिनर क्या करते हैं ना, प्रश्नों को कठिन बनाने के लिए उन्हीं में से खंगालते हैं। बस मायने ये रखता है कि आप उन चीजों को कितना स्पष्ट कर चुके हैं। अगर ये आप बखूबी समझ गए कि 2011 में अब ये जिला पूछ दिया एग्जाम में, जानते हैं हम लोग के पास टाइम कम होता है, सबसे बड़ी बात ना टाइम कम होता है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले थे। बाई चांस पकड़ दिया प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले थे, 70, 71, 72, 75 जो भी है विकल्प में डाल दिया। अब आप कहेंगे 75, पढ़े हुए है कितना? 75। एग्जाम में टाइम का इतना प्रेशर होता है ना, स्टूडेंट प्रश्न को सही से नहीं पढ़ता, जिला देखेगा तुरंत 75 उड़ा देगा। और ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो पता नहीं सही से उसको समझा है, इसके पहले उसको बखूबी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है।
वो कहेगा अरे यार 2011 का जनगणना भल हुई तो एकरो मतलब वो हिसाब से 75 जिला हुई जो क्या चल रहा है। तो यहां पर चीजें गड़बड़ा जाती हैं, आपको इन्हें समझना होगा। ठीक है, तो ये जिले कितने हो गए, आप कहेंगे 2011 की जब जनगणना हुई थी तब जिले 71 थे, आज 2022 में जो जिले हैं 75 हैं। तहसीलें उस समय जो है 312 थी, आज 10 सालों के बाद 11 सालों के बाद 2022 में कितनी है, लगभग 351 है। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जैसे कि ये विकल्प बन क्या सकता है, नीचे वाले 2 लाइनें पढ़िएगा, क्या लिखा है, एक अनंतिम आंकड़ा होता है, पहला जो आंकड़ा आता है सरकार द्वारा जारी होता है उसे अनंतिम आंकड़ा कहते हैं, एक एकदम लास्ट में आता है अंतिम आंकड़ा। तो ये आंकड़े दोनों कब कब जारी किए गए हैं, जैसे अभी मान लीजिए 2021 वाली जनगणना हुई नहीं है, बाई चांस वो जनगणना होती है तो इसको पढ़ने का सबसे बड़ा जानते बेनिफिट क्या है, हमेशा से रिकॉर्ड रहा है एग्जाम में कि जब 2021 की जनगणना पूछेगा तो जरूर 2011 से कंपेयर करेगा। तो आप कभी ये मत समझिएगा कि 2011 वाली जनगणना जो है पढ़ी हुई बेकार जाएगी। हमेशा जब 2011 वाली जनगणना हुई थी ना तो लगभग 2019-20 तक, 2020-22 तक जो भी प्रश्न अभी तक बनते रहे, कभी कभी 2011 से कंपेयर करता है, 2011 में लिंगानुपात कितना था, 2012 में कितना है, कंपेयर करता है। तो हमें कम से कम 2 जनगणनाओं का हमेशा ज्ञान होना चाहिए। आप अगर 2011 की जनगणना को समझ चुके हैं बढ़िया से एकदम स्पष्ट तौर पर, तो आपको 2021 वाली जो जनगणना है ना उसे समझना बहुत ही आसान, मतलब एकदम आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। अभी मान लीजिए 21 वाली जनगणना हुई नहीं है, सरकार लेट कर दी है, वो अगर 22 में होगी या 23 में होगी तब भी वो 2021 की जनगणना कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये जो अनंतिम आंकड़ा है आप कहेंगे 31 मार्च 2011 को जारी हुई और उसके बाद अंतिम जनगणना जो है 30 अप्रैल 2011 को, 2013 को, जो अंतिम जनगणना है कब जारी हुई, 2013 को। अब समझ लीजिए कि दरिये सीधे सीधे लगभग 2 साल का है। पहली जो जनगणना है, जो इसकी मतलब रिपोर्ट की जो पहली रिपोर्ट आई है, अनंतिम रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में जानते हैं अनंतिम और अंतिम इसको लेकर के स्टूडेंट क्लियर नहीं रहते हैं, तमाम ऐसे स्टूडेंट रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि अनंतिम और अंतिम क्या है। आंकड़े पूछते हैं अनंतिम जनगणना के अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात कितना था कह दिया, साक्षरता कितना थी, कभी कभी पूछ देगा अंतिम के अनुसार, क्योंकि इसी का संशोधित रूप लास्ट में आता है। 2 सालों तक सरकार जैसे सरकार कोनो रिपोर्ट लेकर के आ गई, अभी आ गई तो लोगों को लगा अरे यार यहाँ पर गलती है, ये सरकार रिपोर्ट में गलत चीज जारी की है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार 1-2 साल टाइम लेती है। जैसे जनगणना आप किए, तमाम डाटा हर एक चीज जनजाति का, जैसे है ना सर्वाधिक साक्षरता में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ऐसे अगर आप रिपोर्ट लेकर के आए, बाद में क्या हुआ कि आपकी रिपोर्ट बाई चांस गलत साबित हो गई या कुछ लोगों ने आपत्ति लगाकर उसे गलत साबित कर दिया, तो वही चीजें हैं कि जो अंतिम रिपोर्ट है लगभग 2 सालों के बाद 2013 में आई। मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तहसील कितनी, जिले कितने थे, जनगणना कब हुई है, प्लस अनंतिम आंकड़ा, अंतिम आंकड़ा, इन दोनों को आप इन सभी को स्पष्ट तौर पे समझ चुके हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की उस समय जनसंख्या कितनी थी, उत्तर प्रदेश की उस समय जो है जनसंख्या कितनी थी। अब ये आपको बताना है, बेहद ही आसान प्रश्न है, मुझे लगता है आप बता सकते हैं। बताइएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, अब विश्व में इसका स्थान क्या था। ठीक है ना। इसका देखिए जो जगह ना यहाँ पे नहीं, हम ऊपर लिखेंगे। एकदम नॉर्मल तरीके से डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए। किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा कितना, 1998। डेट ऑफ बर्थ कितना होगा, 1998। तो 19 करोड़ है जो वो आपकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 2011 में। आज के समय में तो 2022 में आज के इस साल में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 23 करोड़ को छूने वाली है। लगभग कितना, 23 करोड़ को छूने वाली है, और जबकि उस समय कितनी थी, 19 करोड़ थी। 1998 हो गया डेट ऑफ बर्थ का जो साल है। अब मान लीजिए दिसंबर का महीना है, कौन सा, 12वां महीना, और लास्ट में आप लगा लीजिए 441 की बजाय 341। भाई 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, मान लीजिए 341 है। ये जो डाटा है ना,
ये डाटा सीधे सीधे एग्जाम में आता है, ये डाटा सीधे सीधे एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसे बखूबी एकदम याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करिए। हर व्यक्ति का जो है ना अपना याद करने का तरीका अलग अलग होता है। भाई 1998 हम कह दिए 12341, आप इसको जैसे भी, मोबाइल नंबर तो बहुत जल्दी याद होता है, अगर किसी का नंबर मिल जाए, अगर कोई मान लीजिए आप वैसे हैं कहीं कांटेक्ट में है, नंबर मिल गया, एक बार में पूरे जुबान पर आ जाएगा, 10 अंकों का तुरंत याद होगा, और फिर डरते डरते उसको एकदम याद कर जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। तो अब देखिए इसमें एक चीज और निकल करके आती है, यूपी का जो स्थान है संपूर्ण सकल विश्व में, कौन सा स्थान था, चौथा या पांचवा? अब ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप खुद बताएंगे कि पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था। पहले पर चाइना है, दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश एक देश है, ऐसा मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक देश है, क्योंकि जहां जब जनसंख्या विश्व स्तर पर आपकी जनसंख्या काउंट होने लगी, पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या थी 2011 में। कब? 2011 में अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज्यादा थी, आज भी है, 2022 में भी है। तो आप खुद से तुलना कर सकते हैं, जितना बड़ा पाकिस्तान नहीं है उतना बड़ा हमारा यूपी है जनसंख्या के हिसाब से, उससे आगे ही है। तो आप खुद बताइए कि यूपी का चौथा स्थान था कि पांचवा स्थान था जनसंख्या के हिसाब से। अब ये जो आपकी 1998 12341 ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ओवरऑल महिला पुरुष बाल बच्चे सबको मिला करके ये जो जितनी आबादी है, जो ये भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश की भूमि पर, मानव जाति के लोग जो उत्तर प्रदेश की भूमि पर भटक रहे हैं, इनमें से कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं बताइएगा? आप कहेंगे 67%। कितने हैं? 67%। तो इसमें पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े हैं कि महिला? कितने कितने हैं? कहेंगे पुरुष जो है वो 57%, अरे क्या 77%। पुरुष जो है 77% पढ़े लिखे हैं, और महिला जो है 57% पढ़ी लिखी हैं। समझिएगा, महिला 57% पढ़ी लिखी हैं और पुरुष कितने? 77%। और दोनों को मिला दिया जाए तो कुल मिला जुला के अच्छे बच्चे महिला महिला सबको मिला के 67% आबादी पढ़ी लिखी है। अब ये तो मान लीजिए साक्षरता है, पढ़े लिखे का है। जनसंख्या का अनुपात क्या है, कितना महिला है कितना पुरुष है? आप कहेंगे 48% जो है ना उत्तर प्रदेश में महिलाएं रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 100, तो जिसे एक गांव में 100 आदमी हैं, ऐसा रख लीजिए, एक गांव की आबादी 100 ठो है, तो उनमें कई ठो महिला होंगी, लड़कियां और औरतों को मिला करके आप कहेंगे 48, और लड़के कई ठो होंगे, लड़का और आदमी मिला के आप कहेंगे 52। तो इसका मतलब आप समझे, ये जो 4 व्यक्ति बच रहे हैं, ये जो 4 व्यक्ति बच रहे हैं, इनका शादी कहाँ होगा? आप खुद से बताइए कि जो ये भारत के स्तर पर भी 943 या जो भी है वैसे ही चल रही है, वहां पर भी कमी है। तो आप खुद से बताइए कि अगर 48% ही महिलाओं की आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में, अब 52% पुरुषों की आबादी है, तो ये जो 4% है इनकी शादी कैसे होगी, यही क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये, तो वो भाई आप बताएंगे क्या? बस एक याद कराने के लिए थोड़ा सा हम फोकस कर दिए हैं। करेंगे क्या? कोई नेता बनता है, कोई साधु बनता है, कोई संत बनता है, बस हम ऐसे आपको बता दिए कि 4 का अंतर दोनों के बीच में है। कितने परसेंट का? लगभग 4% का। ठीक है ना? अब समझिए हमारी बात को भाई, 67% साक्षरता टोटल थी पढ़े लिखे की, 77% आदमी पढ़े लिखे थे, लड़का और आदमी, 57% जो है लड़की और औरतें पढ़ी लिखी हैं। फिर उसके बाद आबादी को आप देख लिए कि 100 आदमी औरतों को मिला दिया जाए सबको, तो 52 आदमी और लड़के थे, 48 कितनी थी? लड़कियां और औरतें पूरे उत्तर प्रदेश में। ये तो हमारा टॉपिक 1 था। और हाँ, कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इतना बड़ा आबादी है, भारत में पहले स्थान पर आबादी के हिसाब से हो गया। अगर 28 राज्य हैं तो आबादी के हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर हो गया? पहले स्थान पर। तो ये जो ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? ग्रामीण के मामले में देखिए पहला है, और शहरी के मामले में क्या है? दूसरा है।
ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पहला है। ये गांवों का मतलब ये राज्य जो है ना, यहाँ लगभग 70% से अधिक आबादी ग्रामीण है। जबकि शहरों के मामले में दूसरे स्थान पर यूपी आता है, पहले पर कौन आता है? आप कहेंगे माया नगरी वाला जो राज्य है महाराष्ट्र। मुंबई से जो आपका जो ये महाराष्ट्र है, ये राज्य शहरों के मामले में पहले स्थान पर आता है। तो देखिए जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आपको हम कहते हैं ना, पहला जो है टॉपिक वन जो था, ये पूरे तरीके से जैसे होता है जब टॉपिक बना करके अगर हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो चीजों को हमें याद करना वो बेहद आसान हो जाता है। ओवरऑल मान लीजिए इस चैप्टर में 4 टॉपिक बने। कितने टॉपिक बने? 4 टॉपिक। पहले टॉपिक में क्या क्या था ये चीजें हम क्लियर कर दिए। तो बाई चांस आप कहेंगे यार 4 टॉपिक है, आज 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, कल 2 पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक अलग अलग सब भर दें एकदम, पूरे पनौए भर एकदम एक अलग अलग सब एक लाइन से सरसरा के काफी जैसे किताब में होता है वैसे भर दें। आपके लिए याद करना कठिन हो जाएगा। आप जैसे पहला टॉपिक क्लियर किए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, और जगह छोड़ के तब लास्ट में आप क्या करेंगे? दूसरा टॉपिक हेडिंग में शुरू करेंगे। अब इस दूसरे को जब क्लियर करेंगे ना, तो ये अलग देगा, समझिएगा। आप इसको जो है ना उतार लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद जो चीजें हैं देखिए, अब आज ये यूपी जीके आपका जो है ना पूरे तरीके से खत्म हो गया। यूपी जीके आपका पूरे तरीके से खत्म हो गया और सिलेबस जो है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बस ये है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा काम है बेहद आसान बनाने में, हम भी लगे हुए हैं, समझिएगा। हमारा ये उत्तर प्रदेश है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, हमारी बात को समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या ये तो हटाइए। अब आती है बात दूसरे टॉपिक की। दूसरे टॉपिक पे फोकस करिएगा। दूसरा जो है हमारा उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश पढ़े हैं ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कहेंगे पढ़े हैं। देखिए यहां से लेकर के ये जो भाग है, जो ये नीचे वाला भाग है, अगर जो चीज अभी हम बताने जा रहे हैं, जिस चीज को हम बताने जा रहे हैं आप इसको समझ गए, तो नीचे के जो डाटा लिखे हैं इन्हें याद करना बेहद आसान हो जाएगा। बशर्ते अभी जो हम बता रहे हैं सबसे ज्यादा फोकस आपका इस पे होना चाहिए। हम कहे थे ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन सा है? बुंदेलखंड का। पूरे बुंदेलखंड की जो आबादी है अति पिछड़ी जनजातियों से भरी हुई पठारी टाइप जंगल झाड़ जैसा एकदम मतलब पिछड़ा इलाका है। ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इतना समझ रहे मेरी बात को, जो कि राष्ट्रीय राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। अब आप बताइए कौन कौन से बनाते हैं? कुछ याद आ रहा है? राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। आप कहेंगे पहला गौतम बुद्ध नगर है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। और दूसरा जिला जो है गाजियाबाद है। अच्छा एक बात बताइए, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ना, कि जो राजधानी दिल्ली के पास रहेगा, मुखर्जी नगर ISPCS से लेके दृष्टि हो या जो भी है, जितनी भी अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं दिल्ली में है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है? आप कहेंगे दिल्ली में है। भाई दिल्ली नहीं, केरल साक्षरता में है, वो अलग चीज है। मगर जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से दिल्ली में जो भी जाता है पढ़ने जाता है, वहां की जो आबादी है बहुत ही घनी है। कम जगह पर भाई सब लोग सोचते हैं कि यार हम राजधानी में रहे, राजधानी में रहने की सबकी ख्वाहिश होती है। तो इतना तो आपका दिमाग कर रहा है ना कि अरे यार जो राजधानी है इसके आसपास के जो जिले होंगे बहुत विकसित होंगे, यहाँ लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि राजधानी डेवलप रहती है, विकास वहां पर अच्छा खासा होता है। सब चाहते हैं कि हम राजधानी के पास रहें, समझ रहे हैं? तो अगर हम ऐसे देखें कि भाई राजधानी से उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यही सीमा बना रहे हैं। तो इस प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए, सर्वाधिक साक्षरता जिले में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, अगर मान लीजिए जिले की आबादी 1000 है, हमारे 75 जिले ओवरऑल उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां रहते हैं? आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में। और यह किससे सीमा बनाता है? दिल्ली से सीमा बनाता है। राजधानी से सटा हुआ जिला
ज्यादा विकसित होगा, वहां लोग ज्यादा रहेंगे। अगर आप इस चीज को समझ लें, समझ गए, तो आपके लिए याद करना बेहद आसान हो जाएगा। हम कहते हैं जनजाति के मामले में आप कहेंगे अरे बुंदेलखंड बुंदेलखंड उधर सबसे ज्यादा जनजाति होंगी, या तो हो सकता है तराई वाले क्षेत्र में हो जो पिछड़े इलाके हैं। इतना अगर कॉमन सेंस लगा करके आप सोच ले गए तो पूरा प्रश्न अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं। तो सर्वाधिक साक्षरता में आप क्या लिखेंगे, गौतम बुद्ध नगर। फिर सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब आप समझ रहे हैं, जनता कितना अधिक सटे सटे बैठी है। हाई घर बगल में है तो कितना दूरी पर एक तो घर, कितना दूरी पर एक तो घर, खूब दरिया दरिया घर, खूब मतलब एकदम आदमी जो है दरिया दरिया रहे, एकदम लगवा लगवा रहे। तो बताइए जन घनत्व के मामले में सर्वाधिक जन घनत्व, इसका मतलब यह है कि लोग जो है खूब भरे पड़े हैं, जगह कम है, न पेड़ लगाने का न बगीचा लगाने का ज्यादा जगह नहीं है। आप कहेंगे यार सब जो है दिल्ली की तरफ भागेंगे, अगर सोचिए कहेंगे यार सब आदमी जो है दिल्ली की तरफ भागेंगे, जिनको जिनको पैसा होगा तुरंत कहेंगे चलो दिल्ली राजधानी चलते हैं, लड़का को पढ़ाएंगे बढ़िया से, एकदम तेज कराएंगे, राजधानी की तरफ चलेंगे तो उसको नॉलेज अच्छा होगा, अच्छे अच्छे लोगों को देखेगा, बढ़िया बढ़िया नेता को देखेगा तो दिमाग खुलेगा। ऐसे सोच करके लोग भागेंगे राजधानी की तरफ। उत्तर प्रदेश के सभी नेता परेता भी राजधानी की तरफ जाएंगे। लखनऊ तो कम, दिल्ली पर ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है, नेताओं में ज्यादा लोगों का ध्यान कहां रहता है, आप कहेंगे राजधानी दिल्ली, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बनाती है। जनघनत्व के मामले में दूसरा वाला जो है गाजियाबाद, साक्षरता में कौन है, गौतम बुद्ध नगर, और जनघनत्व में कौन सा है, गाजियाबाद। फिर नीचे लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या। अच्छा एक बात बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या कहां होगी। आप कहेंगे जो जिला बड़ा बड़ा होगा या जो विकसित होगा या जो फेमस होगा, ऐसा जिला जो बहुत फेमस हो। कुंभ मेला कहां लगता है, सबसे ज्यादा जो नागा साधु हैं, सबसे ज्यादा जो नागा साधु है या तमाम लोग मतलब जो आते हैं, समझ रहे हैं। तो आप बताइए कुंभ मेला जो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। देखिए जनघनत्व तो अलग है, जनसंख्या अलग है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कैसे, अब मैं बता रहे हैं, अगर इसको आप समझ गए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ये आप रख लीजिए, समझिएगा मेरी बात को, अभी आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये आपका जो है गाजियाबाद है, कौन सा जिला है, गाजियाबाद जिला है। हाई जो है ना, हाई जो है प्रयागराज है, कौन सा है, प्रयागराज। एक जन घनत्व है, 5 आदमी है, 10 आदमी, इनको ऐसे ऐसे बैठा दीजिए खूब सटे सटे, छुटका गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ जो है ना, गाजियाबाद से कटा है। और गाजियाबाद खुद उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में 5 नीचे से पहला दूसरा तीसरा स्थान में आता है लगभग। अब ये आपको बताना है कि दूसरे स्थान पर है या तीसरे पर है, हम रख दिए आपको। बताइए गाजियाबाद दूसरा पर है कि तीसरा पर है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में, कि चौथा पर है, पांचवा पर है, किस पर है। भदोही आपका ध्यान जाएगा, हापुड़ जाएगा, गाजियाबाद भी जाएगा। तो आप खुद से सोच करके बताइए गाजियाबाद किस स्थान पर है सबसे छोटे मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। आइए मान लीजिए प्रयागराज है, अब यहाँ जो लोग हैं खूब बैठे हैं, बड़ा जिला है एकदम, जनसंख्या के हिसाब से दूर दूर बैठे हैं, मगर मान लीजिए बड़ा जिला है, खूब फैले हुए कुंभ नगरी प्रयागराज में। जनसंख्या के मामले में प्रयागराज है, सर्वाधिक जनसंख्या में प्रयागराज। और हाँ, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, ये भी प्रयागराज में है। भाई जनसंख्या में दो ही है, एक जनघनत्व में गाजियाबाद है और दूसरा जनसंख्या में प्रयागराज है। तो प्रयागराज जो है पिछड़ा क्षेत्र, ये हमारा प्रयागराज ना, यहां पर जो है सोनभद्र से सटा है। प्रयागराज सोनभद्र से सटा, हम कह रहे हैं सोनभद्र मिर्जापुर, मिर्जापुर के बगल में है, मिर्जापुर के पश्चिम में प्रयागराज है। तो आप इतना सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर भी बनाता है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। इतना क्लियर हुआ ना कि पिछड़ा, इतना क्लियर हुआ ना कि पिछड़ा जिला है, क्योंकि भाई जो बुंदेलखंड के पास वाले जिले हैं, प्रयागराज में सिलिका बालू की में जो है सबसे ज्यादा खनन होता है, सिलिका बालू का जो है उत्पादन, उसको बेचना तमाम तरीके से। भाई पूर्व में है प्लस एमपी से सटा हुआ है, और दूसरी बात जो है पठारी क्षेत्र में है, तो ये कभी शहरी उतना नहीं होगा, ये जब भी रहेगा ग्रामीण रहेगा। सर्वाधिक विधानसभा की 12 सीटें
किस जिले में है? आप कहेंगे प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या ग्रामीण है प्रयागराज की है। आज शहरी जनसंख्या किसकी है? आप कहेंगे ये दूसरका वाला जो है जनघनत्व वाला गाजियाबाद। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो यही दो में है, एक जनघनत्व में आदमी सटे सटे हैं और दिल्ली के पास है, गाजियाबाद दिल्ली के पास है। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां होगी? कहेंगे गाजियाबाद में होगी, क्योंकि वो दिल्ली के पास है, यहां है, ये गाजियाबाद है। तो शहरी लोग यहां रहेंगे गाजियाबाद में और ग्रामीण लोग प्रयागराज में। बताइए आसान है कि नहीं है? अगर आप उत्तर प्रदेश को समझते हैं, उत्तर प्रदेश आपके रग रग में बसता है, उसके जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए पीछे के 11 अध्याय हैं, आप जितना मन से पढ़े होंगे ये अध्याय आपको समझना उतना ही आसान होगा। क्योंकि हम आपसे बखूबी कहे हैं कि देखिए इधर के जो क्षेत्र हैं सब पिछड़े इलाके हैं, इधर के जो क्षेत्र हैं विकसित इलाके हैं। शहर सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है और गांव के जो लोग सबसे ज्यादा हैं प्रयागराज में है। जनघनत्व तो सबसे ज्यादा सटे सटे आदमी कहाँ है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में है। समझ रहे हैं? और यही बगल में जो गौतम बुद्ध नगर है साक्षरता के मामले में। तो ये मुझे लगता है आपको जो 4, 5, 6 टॉपिक हैं, लगभग 5 टॉपिक ये हैं, पूरे तरीके से क्लियर हो गए। सर्वाधिक साक्षर से ये कौन सा प्रश्न बन रहा है? सर्वाधिक साक्षर के मामले में सर्वाधिक साक्षर के मामले में जो भी प्रश्न छोड़िए, याद नहीं आ रहा है कैसा है। साक्षरता तो बता ही दिए, साक्षरता यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो गई। तो अब ये जिसमें भी हो समझिएगा, सर्वाधिक यस्सी आबादी कौन सी है? यस्सी आबादी। यस्सी का मतलब ये होता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित एक जाति होती है और दूसरी जो है अनुसूचित जनजाति होती है, जिसे हम एसटी कहते हैं। 4 कास्ट में डिवाइड है पूरा भारत, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। क्रम क्या है? सबसे विकसित जो शिक्षित हैं जनरल, उनसे नीचे कौन से हैं? ओबीसी के लोग, उनसे नीचे कौन से हैं? आप कहेंगे एससी के लोग, और सबसे थोड़ा सा पिछड़े टाइप के कौन है? एसटी के आदिवासी लोग हैं, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। जनजातियों वाला चैप्टर आप बखूबी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो उनको भी शिक्षा से जोड़ने के लिए जो है आरक्षण के तरफ प्रावधान तमाम मतलब जारी किए गए हैं सरकार द्वारा। तो हमें यह समझना है सर्वाधिक एससी आबादी कौन सी है? आप कहेंगे सीतापुर। यहीं पर कौन सा है? सीतापुर है। सीतापुर जो है अनुसूचित जाति के मामले में पहले स्थान पर आता है। अनुसूचित जाति के मामले में पहले स्थान पर कौन सा है? सीतापुर। आपके लिए नया होगा, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग जीके पढ़े हैं उनमें सीतापुर का उतना मतलब कि ज्यादा कहीं पर कुछ देखने को नहीं मिला है। इसका एक अलग अपना गुण है सीतापुर का कि सर्वाधिक एससी आबादी रहती है, अनुसूचित जाति। फिर सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला, अच्छा हाँ देखिए दूसरा चीज है, एससी आबादी वाला जिला तो आपका है जो है सीतापुर है। सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य जो ये हम ऊपर लिखे हैं ना, सर्वाधिक एससी आबादी, आप कहेंगे इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है? पहले स्थान पर। अनुसूचित जातियों के मामले में अब तमाम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे तनी मनी ना, तो तुरंत उनके दिमाग में आया होगा कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा आया होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है एसटी आबादी में है। जनजातियों के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य। सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियां। और ये कौन सा है? अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां नहीं है। अनुसूचित जातियों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और जनजातियों में इसी के नीचे जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। और सर्वाधिक एससी आबादी के मामले में जिला कौन सा है? नॉर्मल तरीके से सीतापुर है। फिर नीचे क्या है? सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला। अरे भाई सबसे पिछड़ा, सर्वाधिक जनजातियां, सबसे अधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? लगभग 5-7 जनजातियां, पंखा, पनिका, कुल बहुत सा बताएं, कर्मा हो गया, खरवारों का कुछ अंश उसमें है। आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं सोनभद्र में पाई जाती हैं। रीजन क्या है? यह रांची से सीमा बनाता है, अरे झारखंड से।
यह बिहार से सीमा बनाता है, यह नीचे छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, अब बगल में मध्य प्रदेश से। और चारों राज्य जो है पिछड़े इलाके हैं। बिहार पिछड़ा इलाका, झारखंड पिछड़ा, छत्तीसगढ़ पिछड़ा, मध्य प्रदेश पिछड़ा। तो सबसे ज्यादा जनजातियां कहां होंगी? आप कहेंगे सोनभद्र में होगी। सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला जो है सोनभद्र है। मुझे लगता है आज अभी ये जो अब तक हम लोग जो डाटा पढ़े हैं, मुझे लगता है आप बखूबी इन सब चीजों को समझ चुके हैं। इन्हें याद करिए और आगे जो चीजें उसको लेकर के हम आते हैं। अब देखिए जो थोड़े से पार्ट है ना ये बचे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना, समझिएगा। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो 2001 से 11 के दौरान इसकी दशकीय वृद्धि थी। जो 2001 की जनगणना हुई और उसके बाद 2011 की जनगणना हुई, इस दौरान जनसंख्या जो बढ़ती आई, जैसे अभी हम आपसे कहे ना कि 2011 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी कितनी थी? 19,98,00,000 थी। और आज के समय में जो लगभग 2022 में है कितनी है? 22 करोड़ है। ये जो जनसंख्या 10 सालों में बढ़ती है, जो आंकड़े 10 साल के बाद जारी होते हैं, जनसंख्या बढ़ करके आती है। उस दौरान जहां पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 थी, इससे कहीं ज्यादा अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। मतलब बच्चों को पैदा करने में सबसे आगे अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय औसत दर्जे के जो स्तर से उत्तर प्रदेश काफी आगे था। यहाँ की जो वृद्धि दर थी 20.23। इसे आप 2023 करके याद कर सकते हैं। जैसे हम अपना याद कर लिए हैं 2023, आप इसको चाहे तो 20.23 करके याद कर सकते हैं। ये यूपी की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। एक वार्षिक वृद्धि दर आता है। बाई चांस अगर प्रश्न बन गया वार्षिक वृद्धि दर जो बजट के हिसाब से या 2022-23 के बजट में आ गया, कुछ चीजें उभर करके नए आंकड़ों में आ गई, तो उसे आप अलग तरीके से लेंगे। ये दशकीय वृद्धि दर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक बार जारी हो जाए तो अगले 10 सालों तक बार बार पेपर में इसका आना 100% तय रहता है। फिर क्या है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर के मामले में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर है? दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक वहां होगी जो जिला विकास के पथ पर तेजी से जाएगा। आप कहेंगे सबसे ज्यादा विकसित जो है उत्तर प्रदेश के जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां है? गौतम बुद्ध नगर में है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हम आपको कह देते हैं जौनपुर कानपुर। जौनपुर कानपुर। अब आप तय करिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, जौनपुर है कि कानपुर है, ये आप बताइए, ठीक है ना। कौन सा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में एक ही है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। परीक्षावाणी की बुक यदि आपके पास है, अगर आप खुद से नौकरी पाना चाहते हैं तो परीक्षावाणी की बुक में जाइए। उस मतलब जितने भी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, पहली बात कि आपको परीक्षावाणी से एकदम कंप्लीटली उसको तैयार करना है, और दूसरी बात उस बुक पे देख करके इसे आंसर को याद करिए। आप खुद से खोजिए जौनपुर है कि कानपुर है, फिर समझिएगा। देखिए 2011 में जो है ना उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो कितना था? 829 था। नॉर्मल तरीके से तो लगभग कई बार पेपर में आ चुका है। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत ज्यादा मतलब लगभग हर स्टूडेंट को पता होगा 829 जो है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है, क्योंकि पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो जाहिर सा है जो चीजें बार बार एग्जाम में रिपीट हो, स्टूडेंट सबसे पहले उसको याद करते हैं। अब छोटा सा प्रश्न है, लिंगानुपात के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 912 है, तो पूरे भारत का 943 है। इसका मतलब क्या है? 1000 पुरुष हैं तो उस पर महिलाएं कितनी हैं? 912 हैं। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में है, जबकि पूरे भारतीय स्तर पर देखा जाए सभी राज्यों को मिलाकर औसतन रूप से कितने हैं? 943 है। ये डाटा हम लिख दे रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे कम साक्षरता कहां की होगी? बताइए सबसे कम साक्षरता। पुलिस विभाग में जानते हैं जब कोई गलती करता है या ऐसे वैसे या किसी तरीके से परेशान करने के लिए भगा दिया जाता है, अति पिछड़ा जिला है, उसकी बेइज्जती नहीं है, वो नेताओं का देन है कि वो जिला अभी तक पिछड़ा रह गया है। नेता ध्यान नहीं देते होंगे, तराई क्षेत्र का जिला है। आप कहेंगे सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? श्रावस्ती की है, ठीक है ना। सबसे कम जनघनत्व प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, यूरेनियम का सर्वाधिक खनन या उत्पादन कहां पर होता है?
आप कहेंगे मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा जिला? ललितपुर, जो पूंछ जैसा नीचे लटका होगा। बार बार ललितपुर का नाम हम लेते हैं क्योंकि वहां से चीजें हमेशा शुरू होती रहती हैं। ये एमपी के नीचे जो लटका हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ललितपुर सबसे कम जनघनत्व के मामले में, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। हमें आपको बताते हैं महोबा और साथ में श्रावस्ती। महोबा और श्रावस्ती में आप बताइए कौन सा सही है? सबसे कम जनसंख्या। जो चीजें हम छोड़ रहे हैं ना, जैसे अभी तक इस पूरे चैप्टर में लगभग 4 से 5 प्रश्न हम आपसे पूछे हैं। इतना मेरा खुद का अधिकार है कि अगर हम आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, 5 प्रश्न जो है आपसे पूछें, ताकि आप, हमारा पूछने का मेन मकसद जानते हैं क्या होता है? बीच बीच में ऐसे जगह छोड़ते हैं ना कि आप उस चैप्टर को जब किताब में पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपके अंदर लगन होगी, इसको आप खोजेंगे, ये बीच में है, आप इसको खोजते खोजते कई प्रश्नों को पढ़ जाएंगे। एक हमारा अलग तरीका है कि हम ऐसे जगह पर आपको छोड़ेंगे ना कि आप इसको खंगालने में लगभग 10-20 प्रश्न ऐसे ही पढ़ जाएंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। फिर सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या, आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि वो दिल्ली से सटा हुआ है। किससे सटा है? दिल्ली से। दिल्ली से सटे हुए 2 ही जिले हैं, एक गौतम बुद्ध नगर, एक गाजियाबाद। अब बताइए, दिल्ली जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का जिला है। राजधानी के पास जो है ना शहरीकरण होगा, ग्रामीण नहीं होगा, शहरीकरण, क्योंकि राजधानी के पास के जिलों का विकास करने के लिए उसको एक एनसीआर बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यानी कि राजधानी के पास के जितने भी जिले हैं सबका डेवलपमेंट जो है काफी हद तक तेजी से होना चाहिए। तो ऐसे आप कहेंगे सर्वाधिक, मतलब सबसे कम ग्रामीण लोग कहां रहेंगे? राजधानी के पास, क्योंकि वो शहरी, वो ज्यादातर वहां रहते हैं। तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। फिर सबसे कम शहरी, सबसे कम शहरी, अब बताइए महोबा है या कोई और जिला है? यह भी आपके लिए छोड़ते हैं कि सबसे कम शहरी महोबा है कि नहीं है, इसको आप तय करेंगे। लास्ट में जो है सबसे कम एससी आबादी, सबसे कम एसटी आबादी, दोनों का आंसर बागपत। दोनों का आंसर क्या है? बागपत। सबसे कम अनुसूचित जाति, आप कहेंगे बागपत। सबसे कम अनुसूचित जनजाति, इसके मामले में भी बागपत। ये उत्तर प्रदेश आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरे तरीके से आज उत्तर प्रदेश खत्म हो गया। अब मेहनत आपको करना है। यहां से लगभग देखिए जितने भी यूपी के एग्जाम है, हर एग्जाम में 3 से लेकर के 6-7 तक, वीडियो के एग्जाम में कम से कम 10 से लेकर 12 प्रश्न, यूपी लेखपाल के एग्जाम में कम से कम 15 से 10 से लेकर के, मतलब 10 प्लस ही रहेंगे। यूपी लेखपाल के एग्जाम में 10 से अधिक प्रश्न आएंगे, वीडियो के एग्जाम में 10 से अधिक प्रश्न आएंगे। जितना यूपी जीके से आ जाएंगे उतना न इतिहास से आएगा न भूगोल से आएगा। तो आप उत्तर प्रदेश को हल्के में ले रहे, ये आपकी गलती है। और यूपी SSS के जो भी एग्जाम होते हैं, किसके? यूपी SSS के, उत्तर प्रदेश के जो ये यूपी SSS का आयोग है, अगर इससे जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे ग्रामीण युवा कल्याण अधिकारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, या जो भी है, यूपी से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में नॉर्मल तरीके से 4-6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें 2-3 प्रश्न इधर से रहेंगे, 2-3 प्रश्न मान लीजिए थोड़ा करंट टाइप के रहेंगे, तो 5-6 प्रश्न नॉर्मल तरीके से आ जाते हैं। आप, मुझे लगता है यूपी को अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ करके बढ़िया से परीक्षा वाली की जो बुक है ना उसको रिवाइज कर लीजिए।